हेलो एवरीवन। तो सबको गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी एकदम। बताइए, हाँ आप लोग बताइए, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, एकदम बताइए जल्दी, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। आज हम वो क्या है ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन लाए हैं, ठीक, तो सोचे कि पिक्चर ही अपना फोटो हाँ आप लोगों को दिखा दे। कुछ लोग पता है, कुछ लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे होंगे ना, हाँ कि सर तो सिर्फ लाइव, सर बस हाँ दिखते नहीं है और वैसे पढ़ाते रहते बोर्ड पे, इसीलिए सब कोई को बोरिंग लग रहा होगा। ठीक, ऐसा नहीं है। देखिए कंटेंट में दम होना चाहिए, बस कंटेंट अच्छे होने चाहिए, बाकी फिर से क्या करना है। ठीक, तो आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी कहाँ तक पढ़ लिए थे? पॉलिटी हम लोग लास्ट क्लास मंत्री परिषद संसद तक पढ़ लिए थे, है ना, लोकसभा। अच्छा, लोकसभा तक हम लोग पढ़ लिए थे, तो आप लोग बताइए कहाँ तक पढ़े थे? लोकसभा, लोकसभा, ठीक, लोकसभा तक पढ़े थे। लोकसभा तक हम लोग पढ़े थे। लोकसभा में हम लोग बताइए जल्दी कि लोकसभा में सबसे पहले लोकसभा में कितने सीटें, लोकसभा में कितने सीटें, जल्दी बताइए लोकसभा में कितनी सीटें होती है। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, फटाक से, देर नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में लोकसभा में सीट कितनी है, और राज्य से कितना है, और केंद्र शासित प्रदेश से कितना है। देखिए आप लोग को क्या है ना कि पढ़ाने से ज़्यादा, पढ़ाना तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। ठीक, तो हम आज क्या किए हैं कि वैसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे मतलब पिछले ईयर पूछा गया है, मतलब पिछले कुछ सालों में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसीलिए सोचे कि कुछ प्रश्न करा लेते ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आए कि क्या हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक, इसीलिए हम क्या किए, आज प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन ले लिए, उसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक, हाँ उसके बाद बिल्कुल हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आज आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो आज का देखिए पहला प्रश्न, आज का जो पहला प्रश्न है आप ही लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्या आप लोग नहीं पढ़े? देखिए किसने पूछा है, किसने पूछा हुआ है, बताइए आप ही लोग बताइए किसने पूछा हुआ है। सीडीएस 2004 में पूछा हुआ है। ठीक, सीडीएस 2004 में पूछा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। अब बताइए सीडीएस 2004 में पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 33 से 46 नहीं, हम आपको क्या बताए हैं, हम आपको देखिए ध्यान से, हम आपको बताए हैं, हम आपको बताए हैं अनुच्छेद कहाँ से, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अच्छा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है, मूल अधिकार है, जिसे मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट बोलते हैं, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट बोलते हैं। तो ये नीति निर्देशक तत्व है। तो यही पूछ रहा है कि नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद कितना से कितना तक है। तो देखिए 36 से 51 तक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन बन रहा है, देखिए किसने पूछा हुआ है, सीडीएस 2004 में पूछा हुआ है। ठीक, हाँ सीडीएस 2004 में पूछा हुआ है। तो देखिए इसके आगे ये अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं, अगला प्रश्न, अगला देखिए यहाँ पे पिछले बार हम पढ़ाए थे ना, तो मतलब यहाँ पे टिक मार दिए, तो आप लोग, ये गलत भी हो सकता है ऐसे। तो कोई व्यक्ति संसद में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना, मतलब अगर कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदस्य, मतलब संसद में किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना कितने अवधि तक मंत्री रह सकता है। मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं है, आगे हम आज पढ़ लेंगे इसके बारे में, आज या कल पढ़ लेंगे। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है कि मतलब अगर कोई मंत्री है, जैसे लोकसभा, लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, तो लोकसभा में हम लोग जाने थे कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बनारस सीट से, कहाँ से, बनारस सीट से चुनाव लड़े थे, यहाँ से जीत गए थे। ठीक, ऐसा होता है कि अगर प्रधानमंत्री चुनाव ही नहीं लड़ते, नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं लड़ते, और लोकसभा में एनडीए पार्टी, एनडीए पार्टी का सरकार है ना, एनडीए, हाँ एनडीए गठबंधन का सरकार है ना, तो एनडीए गठबंधन ऐसा होता कि एनडीए गठबंधन जीत जाती, लेकिन वो वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाती जो लोकसभा नहीं जीता है। तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता था? जी हाँ बिल्कुल बन सकता है।
कब? जब बन सकता है, लेकिन 6 महीना के भीतर, कितना? 6 माह के भीतर उसको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। ठीक, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, आप लोग एनडीए गठबंधन जीती, आप लोग को प्रधानमंत्री, आप नहीं भी जीते तो आप लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर जो गठबंधन जीतेगी वो प्रधानमंत्री आपको बना सकती है, लेकिन 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ आया? तो क्या बोल रहा है? कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना, मतलब नहीं है, उसके बिना कितनी अवधि तक कोई भी मंत्री रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक। उसके बाद, उससे पहले 6 माह के अंदर उसको क्या लेना है? किसी भी सदन का सदस्यता लेना होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, ये, हाँ, ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग। अब बताइए, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य को नामित किया जाता है? मतलब राष्ट्रपति मनोनीत, उसी को नामित या मनोनीत कहते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति संसद में किसी, मतलब संसद में लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ संसद बोला है, संसद के दोनों सदन यानी उच्च सदन निम्न सदन, उच्च सदन यानी राज्यसभा, निम्न सदन यानी लोकसभा, तो दोनों सदनों में क्या बोल रहे हैं कि दोनों सदनों में, तो हम लोग जानते हैं दोनों सदनों में, लोकसभा में कितने मनोनीत करते हैं? अगर लोकसभा का बात करें, लोकसभा का, तो इसमें कितने? लोकसभा में दो सदस्य को मनोनीत करते हैं जो आंग्ल भारतीय होते हैं, यानी जिनके माता पिता यूरोप से संबंध रखते हैं, उनके बेटे भारतीय हो। ठीक, वो क्या होते हैं? 2 सदस्य। अच्छा, राज्यसभा में 12 सदस्य को, राज्यसभा में कितने सदस्य को? तो याद रखिएगा 12 सदस्य। ठीक, अच्छा, 12 सदस्य, 12 दो कितना हुआ? 14। तो कितने सदस्य को नामित करते हैं? याद रखिएगा, कितने सदस्य को नामित करते हैं? तो दोनों सदनों में 14 सदस्य को नामित करते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, बिल्कुल, 14 सदस्य को नामित करते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न पूछ रहा है, नागरिकों को मूलभूत कर्तव्य, हम मौलिक कर्तव्य पढ़ाए हैं ना, जिसका नाम मूलभूत कर्तव्य है। मूलभूत कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य अनेक नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। ठीक, किसके सिफारिश पे समिति बनी? मूल कर्तव्य जब आया तो हम लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्य में किसके सिफारिश पे जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति, हम लोग कल पढ़े थे, ये क्लास कल कर चुके हैं, है ना? हाँ, कल ये क्लास कर चुके हैं। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए थे शुरुआत में। एक और जोड़ा गया था, 11वां मूल कर्तव्य, बताइए कहाँ? 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? हाँ, 10 मूल कर्तव्य 42वां संविधान। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, याद रखिएगा, प्रस्तावना में। हाँ, प्रस्तावना में। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य आया। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया? मतलब किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया? तो हम लोग अभी बोले 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। कल आप लोग पढ़े होंगे अच्छा से, तो आप लोग को बिल्कुल, हाँ, कल अगर आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे तो आप लोग को सब क्वेश्चन बन रहा होगा, एकदम इजी है। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसको देखिए एकदम, हाँ, ये भाषा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? निर्वाचन संस्था के सदस्य यानी जो उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, उसमें कौन होते हैं? तो हम लोग बात किए थे कि क्या हम लोग बात किए थे कि राष्ट्रपति का पहले बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति में बात किए थे, संसद के दोनों सदन के सदस्य जो निर्वाचित हैं, प्लस विधानसभा
विधानसभा यानी राज्य के जो विधानसभा है उनके सदस्य और प्लस केंद्र शासित प्रदेश, जो 2 ही केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य दिल्ली और पुडुचेरी, ये दोनों सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति को सिर्फ संसद के निर्वाचित सदस्य ही चुनते हैं, यानी संसद के दोनों सदन के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही चुनते हैं। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्या? संसद, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। दोनों सदन के सदस्य चुनते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए एकदम, हाँ एकदम इजी है। देखिए ये देखिए सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, SSC 2013 में पूछा हुआ है। ठीक, भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र नहीं, यहाँ पे त्याग पत्र, क्या? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, ठीक, अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक, याद रखिएगा, न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक, भारत न्याय पत्र किससे संबोधित करता है? अच्छा, न्याय पत्र का बात हुआ है, सॉरी, उपराष्ट्रपति को मतलब त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन न्याय पत्र यानी क्या? शपथ। यहाँ पे न्याय पत्र का मतलब है शपथ का। शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, वो भारत को राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है संपत्ति का अधिकार एक है, तो हम लोग जानते हैं संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बना दिया गया, जो अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। तो कौन सा अधिकार बना दिए गए? वैधानिक, ये गलत है, मौलिक अधिकार से तो हटा दिया गया है। क्या? कानूनी अधिकार। कितना में डाल दिया गया है? 300 क। ठीक, 300 क में डाला गया है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 300 क में डाला गया है। अब बात करते हैं कार्यकाल पूर्ण। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत का राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यानी पूछ रहा है कि कोई राष्ट्रपति उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, कौन हटा सकता है? तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाकर, महाभियोग राज्यसभा चाहे लोकसभा किसी भी सदन में विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाएगा, उसे त्याग पत्र देना होगा। त्याग पत्र किसे देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, उपराष्ट्रपति को देंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारत के सभी रक्षा बलों का कमांडर कौन होता है? यानी हम बोले तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो हम लोग जब पढ़े थे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती है? तो वो तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? सेनापति, भारत के राष्ट्रपति। ठीक, भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं। ठीक, अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला क्या बोल रहा है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे देखिएगा, भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष हम लोग पढ़े थे, भारत राष्ट्र के प्रमुख कौन है? तो राष्ट्र के प्रमुख भी राष्ट्रपति, राष्ट्र के प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति, भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष भी राष्ट्रपति। ठीक, बहुत लोग क्या मारेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये गलत है। ठीक, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक, तो आप लोग बताइए, आप लोग जितना पढ़ रहे हैं क्या उससे क्वेश्चन बन रहा है? उससे जल्दी, हाँ उससे बताइए क्वेश्चन बन रहा है क्या? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ पढ़ रहे? देखिए सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये देखिए SSC 2008 में, SSC 2013 में, RRB TA 2005 में। ठीक,
ये देखिए, ये यूपीपीसीएस, जो यूपीपीसीएस होता है, ये यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है, एसएससी में भी पूछा हुआ है, ये भी एसएससी में पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस, सोचिए ये भी क्वेश्चन बन जा रहा है एसएससी का, एसएससी में ये पूछा गया है, एसएससी में ये भी पूछा गया है। यानी सब देखिए, सब एसएससी एसएससी एसएससी, मतलब उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ बाहर है, ठीक। जितना भी क्वेश्चन आएगा ये विश्वास मानिए एकदम, मतलब बोल रहे हैं ना, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, जो पुराने हैं उनके लिए भी, सभी के लिए, हाँ सभी के लिए एकदम बेहतरीन समझाते हुए पूरा पॉलिटी आप लोगों का समाप्त कर देंगे, ठीक। उसके बाद जीएस का हिस्ट्री चलेगा, इकोनॉमिक्स चलेगा, ज्योग्राफी चलेगा, हाँ उसके बाद धीरे धीरे सब सब्जेक्ट का धीरे धीरे आएगा आप लोगों को, बिल्कुल हाँ एकदम कुछ पैसा, कहीं बैच वैच लेने की जरूरत नहीं, कुछ पैसा नहीं, जीएस यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए, थोड़ा बड़ा फ्रेम कर लेते हैं, फोटो हटा देते हैं, ठीक। चलिए, हाँ अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग क्या बात करते हैं, सबसे पहले दोनों सदन के संयुक्त बैठक। देखिए ऐसा होता है ना कि जब हम बोले ना कि दोनों सदन में पेश होता है, कोई अगर विधेयक, कोई कानून बनाना हो तो संसद के दोनों सदन, याद रखिए दोनों सदन का मतलब आप समझा दिए, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदन में पेश होता है। लोकसभा में भी मंजूरी मिलना चाहिए, राज्यसभा में मंजूरी मिलना चाहिए। मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया बिल, यानी अगर कोई साधारण विधेयक है तो आधा से एक बहुमत, मतलब 50% प्लस एक बहुमत मिल जाएगा तो पास हो जाएगा। विशेष अगर कोई कानून है तो 2/3 बहुमत मिल जाएगा तो पास हो जाएगा। मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो इस स्थिति में अगर वो जरूरी है उसे कानून में बदलना, तो क्या होगा, दोनों सदन की संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक होगी, ठीक। दोनों सदन की क्या होगी, संयुक्त बैठक। कारण क्या होगा, किसी विधेयक को दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति, यानी एक सदन में पास हो गया, एक सदन में नहीं पास हुआ, ऐसी स्थिति में क्या होगा, संयुक्त बैठक होगी। इसको बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। अच्छा, इसका अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। याद रखिएगा ये पॉइंट, दो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। विधेयक पारित होता है संयुक्त बैठक में, विधेयक अगर कोई आता है तो याद रखिएगा साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, ठीक। हाँ, साधारण बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है। अच्छा, याद रखिएगा अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक आए, मतलब संशोधन मतलब संविधान में कुछ बदलाव करना, उसके लिए अगर कोई कानून बनाना हो, विधेयक बाद में जाकर कानून अधिनियम बन जाता है, तो अगर कोई संशोधन का विधेयक लाना हो तो उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, ठीक, नहीं बुलाई जा सकती है। अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो 3 बार बुलाई गई है, याद रखिएगा। संयुक्त बैठक क्या होता है, तो किसी भी अगर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, किसी विधेयक को लेकर, किसी बिल को लेकर मतभेद हो जाए, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब साधारण बहुमत से पारित हो जाता है संविधान संशोधन विधेयक, इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया जा चुका है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं धन विधेयक पे। एक धन विधेयक होता है, धन मतलब कोई धन विधेयक पे अगर कोई कानून बनाना हो, धन विधेयक पे कोई कानून बनाना हो, तो ये पहले किस में आता है, याद रखिएगा पहले पेश किस में किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक। इसमें लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद इस पे निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा धन विधेयक पर निर्णय करने का अधिकार किसे है, लोकसभा अध्यक्ष को। पेश पहले किस में किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है। जब लोकसभा में से पारित हो जाएगा, मतलब पास हो जाएगा विधेयक, तो राज्यसभा में जाएगा, वो अधिकतम 14 दिन तक उसे रोक सकती है। पास हो राज्यसभा में चाहे नहीं हो, अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद वो क्या कानून बन जाएगा, ठीक। याद रखिएगा ये विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से पास होता है, विशेष बहुमत, लोकसभा में विशेष बहुमत से, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं वित्त समितियाँ के बारे में।
वित्त समितियां क्या है? वित्त मतलब आर्थिक समितियां, आर्थिक लेन देन से मामले में समितियां। एक है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछता है, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं, ये पूछेगा। राज्यसभा से सदस्य कितने होते हैं, लोकसभा से सदस्य कितने होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में याद रखिएगा 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा से ही होते हैं। एक होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जो 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। याद रखिएगा लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लेखा जोखा करने के लिए, पैसा का लेखा जोखा करने के लिए एक समिति बनाया जाता है जिसमें 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। एक लोक उपकरण समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, इसमें भी लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। ठीक, याद रख लीजिएगा। सबसे पहले क्या है? प्राक्कलन समिति जिसमें टोटल लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। उसके बाद लोक लेखा समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। उसके बाद लोक उपक्रम समिति जिसमें भी 22 सदस्य हैं, लोकसभा से 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य। ठीक, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 सदस्य। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं न्यायपालिका पे, न्यायपालिका पे। ठीक, अब न्यायपालिका के स्ट्रक्चर हमारे संविधान में कुछ इस प्रकार है। ठीक, कुछ इस प्रकार है हमारे संविधान में न्यायपालिका का स्ट्रक्चर। मतलब जो सबसे नीचे का न्यायालय है वो मतलब उसका संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जिसे क्या कहते हैं, जिला स्तर पे जो न्यायालय है, जिला स्तर पर जो न्यायालय उसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। याद रखिएगा जो राज्य स्तर पर है उसकी संख्या इसके अपेक्षा में कम है। ठीक, उसे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहते हैं। राज्य स्तर पर होता है। ठीक, हाई कोर्ट कहते हैं। और जो सबसे एकदम सर्वोच्च चोटी पे सबसे ऊंचा, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है वो सिर्फ एक है। अगर मान लीजिए कोई न्यायालय आपको यहाँ सजा दे देता है 5 साल, तो आपका अधिकार है कि इसमें अपील कर सकते हैं। इसमें अपील कीजिएगा तो ये दे देगा आपको मान लीजिए उम्र कैद। उम्र कैद अगर ये सर्वोच्च न्यायालय बोल दिया कि नहीं उसे उम्र कैद नहीं, उसे बाइज्जत बरी कर दो, तो आपको इसका मान्य होगा। ठीक, सबसे ज़्यादा मान्य अगर ये जो बोल देगा वही अंतिम सत्य होगा। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? हाँ बिल्कुल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अगर एग्जाम में पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान कितना में है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान तो याद रखिएगा अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कितना में? अनुच्छेद 124 में। अगर गठन का बात करें तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। एक मिनट। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर 1935 में तो एक 1935 में जो अधिनियम आया था उसमें संघीय न्यायालय का तो गठन था जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय। तो देखिए वो संघीय न्यायालय था, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय था, लेकिन अंतिम फैसला नहीं। अगर उस समय अगर कोई व्यक्ति का संघीय न्यायालय सुना देता है उसके ऊपर आप ब्रिटेन में अपील कर सकते हैं, लेकिन इसका जो उच्चतम न्यायालय इसका सर्वोच्च, ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, इसके फैसला के बाद इसके विरुद्ध किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते चाहे कहीं का हो। ठीक, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय था। ठीक, ये न्यायालय है जिसका गठन 1950 में किया गया है। जिसका गठन कब किया गया है? 1950 में। अच्छा, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा इसमें न्यायाधीश 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक, न्यायाधीश जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष तक रह सकते हैं। वो 65 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है। उनका उम्र 65 वर्ष हो जाए तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक, मतलब वो कार्य नहीं कर सकते हैं।
न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? अगर कोई न्यायाधीश, याद रखिएगा, कोई कदाचार कर रहा है, अगर उसके मतलब उस पे कोई कदाचार का आरोप सिद्ध हो जाए, उस पे कोई कदाचार का आरोप सिद्ध हो जाए या असमर्थ रहे, न्यायालय के मतलब फैसला देने में असमर्थ रहे, तो उसे क्या करेंगे? संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों से कम 2/3 यानी 2/3 को विशेष बहुमत कहते हैं, विशेष बहुमत द्वारा पारित करके उस न्यायाधीश को न्यायाधीश पोस्ट से हटा सकते हैं। ठीक, न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। न्यायाधीश के शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक, न्यायाधीश के मुख्य अर्हता, नियुक्ति होने का मुख्य अर्हता क्या है? तो याद रखिएगा, जब न्यायाधीश की मुख्य जो कैसे उसका नियुक्ति, उसका योग्यता क्या है, नियुक्ति होने का योग्यता क्या है? तो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो न्यायाधीश बन सकता है। उसके बाद उच्च न्यायालय या ऐसे 2 न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालय जिसमें कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। कम से कम कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। उसके बाद उच्च न्यायालय, या ये सही हो या ये सही हो, उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालय जिसमें 10 वर्ष से अधिक वकालत किया हो, अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता यानी वकालत किया हो, या ये तीनों में से कोई एक हो, या राष्ट्रपति के राय में कोई परंपरागत विधिवक्ता हो, मतलब कोई कानूनी एकदम जानकार हो राष्ट्रपति के राय में, नज़र में, तो राष्ट्रपति उसे न्यायाधीश बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? इनका नियुक्ति कैसे होता है? तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? कॉलेजियम की सिफारिश करते हैं। कॉलेजियम क्या करता है? उस न्यायाधीश का नियुक्ति करता है। कॉलेजियम में क्या होते हैं? एक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। 4 1 5 मिलकर एक कॉलेजियम प्रणाली बनता है। ठीक, यही क्या करते हैं? न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय भारत में वर्तमान में कुल कितनी संख्या है? तो याद रखिएगा 25। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है। ठीक, तो आप लोग सोचिएगा सर 28 को राज्य है, तो 28 राज्य का 25 कैसे? तो देखिए कुछ न्यायालय, हाई कोर्ट एक से ज़्यादा राज्य की सुनवाई करता है। ठीक, याद रखिएगा, हाँ, एक से ज़्यादा राज्य का सुनवाई करता है। अब इसका बात करते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं कॉलेजियम प्रणाली के सिफारिश पर। नियुक्ति कौन करते हैं? उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का भी न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन कॉलेजियम प्रणाली के सिफारिश पर। कॉलेजियम प्रणाली में कौन रहते हैं हम बता दिए हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक, उस न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक, उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इसका कार्यकाल कितना होता है? उसका कार्यकाल 62 वर्ष जब हो जाता है तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसको भी सेम उसी से हटाया जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा, इसको भी वैसे हटाया जाता है। तो कोई कदाचार, अगर उस पर कोई भ्रष्टाचार, कदाचार सिद्ध हो जाए या न्यायालय के फैसला देने में असमर्थ हो, तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित होकर इसे हटाया जा सकता है। इनका योग्यता क्या है? तो याद रखिएगा, इनका पहला भारत का नागरिक हो, उसके बाद राज्य क्षेत्र में यानी जो अधीनस्थ न्यायालय है कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या किसी हाई कोर्ट या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक क्या किया हो? वकालत किया हो। ये दोनों में से अगर कोई होगा तो क्या होगा? वो भारत का उस राज्य का हाई कोर्ट का क्या हो जाएगा? न्यायाधीश बनने योग्य हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया?
हाँ, ये समझ आ गया। उसके बाद अब राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल देखिए, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। इनका अर्हता मतलब क्या होता है? योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक और 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। और उस पदावधि, इसका मतलब कितने वर्ष तक ये रह सकते हैं? तो अधिकतम 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रह सकते हैं, ठीक। लेकिन अधिक सामान्यतः 5 वर्ष रहते हैं। शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उच्च न्यायालय, यानी जो राज्य के न्यायाधीश हैं। मान लीजिए बिहार के अगर कोई राज्यपाल हो गए, तो बिहार के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ दिलाया जाता है, ठीक। राज्यपाल का शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक। समझ आ गया? हाँ, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ तक बिल्कुल आप लोग को यहाँ तक एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आराम से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं राज्य एवं उनके मंत्री परिषद। जैसे केंद्र में मंत्री परिषद जाने थे, केंद्र में मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होता था? तो प्रधानमंत्री। राज्य में मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? तो मुख्यमंत्री। याद रखिएगा। या अगर मंत्री परिषद जैसे राज्य जैसे बिहार हो गया, तो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, बिहार का परिवहन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री हो गया, पेट्रोलियम मंत्री, क्या कोई बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो ये सब मंत्री, इनको शपथ कौन दिलाता है? अगर शपथ का बात करें तो हाँ, इनको अगर मंत्री का राज्यपाल दिलाते हैं। किनके सिफारिश पे? तो उस राज्य के मुख्यमंत्री के सिफारिश पे। नियुक्ति भी कौन करते हैं? नियुक्ति और शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक। किसके सिफारिश पे? मुख्यमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री के सिफारिश पे। ये त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। अगर बात करें इनका आकार, मतलब अगर किसी राज्य में कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, तो याद रखिएगा राज्यसभा में जितने विधानसभा सदस्य चुने गए हैं, मतलब कुल जितने भी विधानसभा, चाहे बहुमत, मतलब जितने विधानसभा सदस्य चुने गए हैं, कुल सदस्य का 15%, लेकिन 12 से कम नहीं। याद रखिएगा, कुल सदस्य का 15%, कितना? 15%। 12 से कम मंत्री नहीं होना चाहिए। किसी भी राज्य में 12 से कम मंत्री नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है। याद रखिएगा, अगर मुख्यमंत्री, मान लीजिए बिहार का चुनाव आने वाला है, चलिए समझाते हैं आपको। मान लीजिए बिहार का चुनाव आने वाला है। क्या? बिहार का चुनाव आने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे एनडीए है, इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, और क्या है? एक जनसुराज है, ठीक। एक जनसुराज। अब मान लीजिए जनसुराज, यहाँ पे मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ पे अपना 50% प्लस 1 बहुमत पा लेता है, तो बिहार राज्य में सरकार बनाने योग्य हो जाएगा। लेकिन कारणवश प्रशांत किशोर चुनाव अपने नहीं लड़ते हैं, ठीक। वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? जी हाँ, उनके जो वोट मिला वो सब विधानसभा सदस्य मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 6 माह के भीतर विधानसभा में, जो 6 माह के भीतर क्या होगा उनको, विधानसभा में विधानसभा में 6 माह के भीतर क्या होगा, सदस्य लेना अनिवार्य होगा, ठीक। 6 माह के भीतर, नहीं तो 6 माह बाद वो हट जाएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अधिकतम 6 माह तक बिना सदस्य लिए रह सकते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया? यही बात बोल रहा है। देखिए, कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है, लेकिन अधिकतम 6 माह तक। और उन्हें कंटिन्यू 5 साल तक रहना है, तो राज्य के किसी भी सदन से, राज्य के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद, निम्न सदन को विधानसभा। तो दोनों में से कोई भी सदन में 6 माह के भीतर सदस्य बनना अनिवार्य है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? एकदम जल्दी बोलिए, यहाँ तक क्लियर है?
देखिए यहाँ आप लोग को प्रतिदिन प्रैक्टिस कराते रहते हैं, आप लोग को हम सोचे ना कि और साथ में पढ़ाएंगे भी, डेली डेली पढ़ाएंगे भी, उसके बाद प्रैक्टिस भी कराएंगे। प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या हम घर पे भी पढ़ रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, साथ में इसको नोट डाउन करते चलिएगा, समझते चलिएगा, अपने भाषा में नोट डाउन करते चलिएगा, चाहे ऐसे आप डायग्राम बनाकर भी नोट कर लीजिएगा। ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे क्या लिखिएगा, टेलीग्राम पे @ यहाँ पे टेलीग्राम पे लिखिएगा, सर्च कीजिएगा सब स्मॉल हमारा कैरियर, स्पेस मत दीजिएगा, हमारा यहीं में लिखिएगा कैरियर, CARER, ठीक, कैरियर, स्पेस नहीं दीजिएगा। सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। इसी चैनल का जो लोगो है वही लोगो का टेलीग्राम पे एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा, ठीक। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हाँ आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हाँ थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, घर पे मेहनत कीजिए, ताकि आपका जो नहीं समझ आए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर ये चीज़ नहीं समझ आए दोबारा समझा दी। अगले क्लास में उसको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक समझ आया, आशा करते एकदम सबको मस्त बिंदास समझ आया होगा। ऐसे ही तैयारी करते रहिए। उसके बाद सोच रहे हैं आप लोगों के लिए NCERT जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, जैसे BPSC हो गया, UP PCS हो गया, झारखंड PCS हो गया, राजस्थान PCS हो गया, चाहे UPSC हो गया, NCERT बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सोच रहे हैं कि लाइन बाय लाइन एकदम NCERT आपको समझाएं, ठीक। तो NCERT का एक सीरीज भी सोच रहे हैं शुरू करने का। बस आप लोग जैसे प्यार दीजिएगा उसके हिसाब से बहुत आगे करेंगे आप लोगों के लिए। अब बिल्कुल कुछ 1 रुपया नहीं देना है, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी चैनल पे जाइएगा, हाँ ये बोलेंगे कि हाँ ये क्लास फ्री, डेमो, और उसके बाद पेड, पैसा दो क्लास करो, पैसा दो क्लास करो, नहीं ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल एकदम आपको फ्री, बस बने रहिएगा, प्यार दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि हमारा मनोबल बढ़े, सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़े, उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन भी जाए कि हाँ अमित सर का क्लास आ गया है, चलो देखते हैं उसका अगला क्लास है। डेली अपलोड होता है, आफ्टरनून में डेली अपलोड हो जाता है, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद। जय हिंद साथी।